तो सोचा है कभी कि अगर दुनिया के सारे एलिमेंट्स मतलब सारे तत्व बस यूं ही बिखरे हुए अक्षरों की तरह होते तो हम उनसे साइंस के शब्द कैसे बना पाते। आज हम यही कहानी समझने वाले हैं कि कैसे साइंटिस्ट्स ने इस केमिकल केओस को एक बहुत ही खूबसूरत और लॉजिकल टेबल में ऑर्गेनाइज किया। तो चलिए इस केमिकल जासूसी की कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। 19वीं सदी की बात है। वैज्ञानिकों के हाथ में बहुत सारे तत्व तो थे, लेकिन वो सब एक फटे हुए खजाने के नक्शे के टुकड़ों जैसे थे। टुकड़े तो हैं, पर उन्हें जोड़ने का कोई तरीका नहीं पता। केमिस्ट्री में कुछ ऐसी ही गड़बड़ चल रही थी। एलिमेंट्स तो पता थे, पर उन्हें क्लासिफाई कैसे करें, पढ़ें कैसे, इसका कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं था। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी जिसे सुलझाना बाकी था। और ये पहेली आखिर थी कितनी बड़ी? जब हमारी कहानी के मेन डिटेक्टिव दिमित्री मेंडलीव सीन में आए, तब तक 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। सोचिए जरा, 63 अलग अलग पजल के टुकड़े और उन्हें सही ऑर्डर में लगाना, भाई ये कोई छोटा मोटा काम तो बिल्कुल नहीं था। मेंडलीव से पहले भी जाहिर है कुछ और साइंटिस्ट ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, और उनकी इन्हीं शुरुआती कोशिशों ने आप कह सकते हैं कि आगे का रास्ता तैयार किया। साल था 1817। एक जर्मन केमिस्ट थे, योहान डोबेराइना। उन्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लू मिला। उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, वो 3-3 के ग्रुप में आते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया ट्रायड। और उनका आइडिया क्या था कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का रफली एवरेज होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब अगर हम लिथियम जो है 6.9 और पोटेशियम 39.0 के मास का एवरेज निकालें तो हमें मिलता है करीब करीब 23। और कमाल की बात यह है कि यही तो सोडियम का एटॉमिक मास है। ये बस एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था, राइट? मतलब यहाँ कोई गहरा कनेक्शन तो जरूर था। पर बात पूरी तरह बनी नहीं। ये ऑब्जर्वेशन था तो बड़ा क्लेवर, पर ये पूरी कहानी नहीं बता रहा था। उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स पता थे, उनमें से बस कुछ ही ऐसे ट्रायड बन पा रहे थे। मतलब पजल के कुछ टुकड़े तो अपनी जगह पर आ गए थे, पर बाकी अभी भी बिखरे हुए थे। तो साइंस में जो अगला सुराग मिला वो एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, संगीत की दुनिया से। 1866 की बात है। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जॉन न्यूलैंड्स। उन्होंने एक रिपीटिंग पैटर्न नोटिस किया, बिल्कुल संगीत के 7 सुरों की तरह। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर वापस सा। उन्होंने सोचा क्या केमिस्ट्री में भी ऐसा ही कोई संगीत छिपा है? और इसी सोच पर उन्होंने दिया अपना लॉ ऑफ ऑक्टिव्स। ये कहता क्या था कि जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाया जाता है तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट जैसी ही होती है, बिल्कुल वैसे जैसे म्यूजिक में 8वां सुर पहले जैसा होता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर सवाल ये था कि क्या ये केमिकल संगीत हमेशा सुर में था या फिर कहीं कहीं बेसुरा हो रहा था? और असल में ये संगीत ज्यादा देर चला नहीं। ये नियम बस कैल्शियम तक, यानी हल्के एलिमेंट्स पर ही ठीक से काम कर रहा था। जो भारी एलिमेंट्स थे वो इस पैटर्न में फिट ही नहीं हो रहे थे। और तो और न्यूलैंड्स ने ये भी मान लिया था कि दुनिया में बस 56 ही एलिमेंट होंगे, जो कि जाहिर है गलत था। तो साफ था कि केमिस्ट्री के इस संगीत को एक नए कंपोजर की जरूरत थी, एक ऐसा कंपोजर जो एक बेहतर धुन बना सके। और फिर स्टेज पे एंट्री हुई हमारी कहानी के असली हीरो की, दिमित्री मेंडलीव। वो इंसान जिसने इस पूरे केओस को हमेशा के लिए बदल दिया। तो मेंडलीव ने क्या किया? उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों के हिसाब से अरेंज करना शुरू किया। कहते हैं कि उन्होंने 63 कार्ड्स लिए, ताश के पत्तों की तरह। हर कार्ड पर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिखीं और फिर उन्हें तब तक जमाते रहे, फेरबदल करते रहे, जब तक कि एक लॉजिकल पैटर्न सामने नहीं आ गया। और इसी मेहनत से निकला उनका फेमस पीरियोडिक लॉ। उनका सिद्धांत सिंपल था पर बहुत पावरफुल, कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास का एक पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से लाइन में लगाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हों। लेकिन मेंडलीव का असली जीनियस सिर्फ एलिमेंट्स को अरेंज करने में नहीं था। उनका सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड मूव था खाली जगह छोड़ना।
हाँ, उन्होंने अपनी टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ दी जो उस वक्त तक खोजे भी नहीं गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करने की हिम्मत भी दिखाई। और कमाल की बात यह है कि उनकी प्रिडिक्शंस शॉकिंगली एक्यूरेट निकली। जैसे उन्होंने एक एलिमेंट के बारे में बताया जिसे उन्होंने नाम दिया एका अल्यूमिनियम, और फिर देखिए क्या हुआ। सालों बाद जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास, ऑक्साइड का फॉर्मूला, क्लोराइड का फॉर्मूला लगभग हूबहू वैसी ही थीं जैसी मेंडलीव ने सालों पहले बताई थी। ये एक मजबूत सबूत था इस बात का कि मेंडलीव की टेबल कितनी एक्यूरेट और कितनी यूजफुल थी। इस जबरदस्त कामयाबी के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनकी टेबल को हाथों हाथ लिया और उन्हें इस सिद्धांत का जनक, अ ट्रू पायनियर, मान लिया गया। मेंडलीव की टेबल शानदार थी, नो डाउट, पर वो परफेक्ट नहीं थी। इस बड़ी सी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा अभी भी मिसिंग था। और ये मिसिंग पीस मिला 1913 में हेनरी मोज़ले नाम के एक युवा साइंटिस्ट को। उन्होंने पाया कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का असली आधार एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि कुछ और है, कुछ ज्यादा फंडामेंटल, ज्यादा गहरा। और यहीं से जन्म हुआ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का, कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मास का नहीं। सुनने में ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, मास की जगह नंबर, लेकिन इसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हर एलिमेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी है। और इस एक बदलाव ने मेंडलीव की टेबल की सारी बची खुची कमियों को दूर कर दिया। कोबाल्ट और निकल वाली प्रॉब्लम याद है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से कोबाल्ट, जिसका नंबर 27 है, निकल नंबर 28 से पहले ही आता है, भले ही उसका मास ज्यादा हो। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और आइसोटॉप्स की पहेली, वो भी हल हो गई। आइसोटॉप्स का मास अलग होता है पर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो अब वो सब एक ही सही जगह पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। और इस तरह वो जो खजाने का फटा हुआ नक्शा था वो आखिरकार पूरा हो गया। एलिमेंट्स के उस बिखरे हुए झुंड से हमें एक ऐसा शानदार चार्ट मिला जो सिर्फ मैटर को ऑर्गेनाइज ही नहीं करता, बल्कि उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट भी करता है। लेकिन क्या पीरियोडिक टेबल की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या अभी भी इसके कुछ चैप्टर्स लिखे जाने बाकी हैं? जैसे जैसे साइंटिस्ट्स नए सुपर हेवी एलिमेंट्स बना रहे हैं, ये नक्शा आगे कैसे बदलेगा? वेल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।